So let's start lecture number 8 of Newton's laws of motion. So अभी तक हमने जितने भी लेक्चर देखे हैं 7 लेक्चर, उसके अंदर जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जितना भी हमने मोशन पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी रेजिस्टेंस इन द मोशन. ठीक है. सो जितना भी हमने मोशन अभी तक पढ़ा है दैट इज़ ऑल एन आइडल सिनारियो, दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक सिनारियो. क्योंकि रियलिस्टिक सिनारियो में जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसका इंट्रैक्शन हमेशा एनवायरनमेंट के साथ होता है, और जब भी एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली देर विल बी अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट टूवर्ड्स दैट बॉडी. ठीक है. वो अभी तक हमने रेजिस्टेंस, वी हैव नॉट कंसीडर्ड दैट रेजिस्टेंस, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कंसीडर this resistance which is called friction. There is one more resistance is there which we can say air drag, but air drag is beyond the scope. It is not in our scope to study this basic level of physics. It will be in the high level of physics. So right now for us we are going to study the friction. Okay. So friction is kind of a resistance to the motion. We cannot say it is always a resistance to the motion. That is kind of a misconception that we are going to break it today. So friction हम लोग अब देखेंगे. जितना भी हमारा मोशन होगा उसके अंदर हम लोग वी आर गोइंग टू कंसीडर वन मोर फोर्स, दैट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर. सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे. पहले तो वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस पॉइंट वेदर द फ्रिक्शन इज़ गुड और इवल, और वेदर फ्रिक्शन इज़ always we can say the friction is a resisting force, or whether it is also helping us. So we have to see whether the friction is good and evil. Second is we will see one kind of a friction which is called a static friction, and then another kind of friction which is a kinetic friction. This is quite an interesting friction. Static friction बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन भी चेंज करती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है. इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रिक्शन. ठीक है. तो हम लोग इन डेप्थ थोड़ा पढ़ेंगे इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में, एंड देन वी आर गोइंग टू सी अ टच बेस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का आइडिया लग गया और फ्रिक्शन का आइडिया लग गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ नॉट अ बिग इशू. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन. So it is coming out of our understanding of these three friction, we'll study the properties of friction. ठीक है. तो इन्हीं के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करके we have jotted down certain properties of friction that we are going to discuss, right? So let's begin. So हमने देखा कि friction till this lecture we were studying the motion which is मोर ऑफ ए आइडलिस्टिक मोशन, के उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है. बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डूइंग एनी काइनेटिक मोशन, सो देयर इज ऑलवेज एन इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग्स. ठीक है. दैट इंट्रैक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इंट्रैक्शन इट्स गोइंग टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस विच वी कॉल्ड अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट वी कॉल अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आप ऐसे विजुलाइज करो, इट्स काइंड ऑफ ए इनविजिबल ग्रिप. ठीक है. इट्स काइंड ऑफ ए इनविजिबल ग्रिप. जब भी बॉडी मूव कर रही है तो उसका एनवायरनमेंट के साथ और उसका दूसरी बॉडीज़ के सरफेस के साथ एक काइंड ऑफ ए इनविजिबल ग्रिप है. ठीक है. इस तरीके से विजुलाइज करो उसके कि फॉर इंस्टेंस सपोज ये ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, सो इस सरफेस के साथ इसका एक इनविजिबल ग्रिप है. ठीक है. सो वो इनविजिबल ग्रिप एक it is not always an invisible grip. It is when the motion started in, then only this invisible grips will come in, that we are going to see. But always visualize it at friction as an invisible grip between two surfaces. अगर एक surface के ऊपर दूसरा surface move कर रहा है, और with the environment also if it is moving, so that is air drag is also kind of a resistance, but air drag we are not considering. So friction is mostly whenever the body is moving on a surface of some other body. ठीक है. Then only the friction is going to come. So it is always a motion on the surfaces. ठीक है. तो in that case invisible grip एक visualize करके रखना. ठीक है. So now we'll see what actually is friction. Friction is an whenever an object move or tend to move. ठीक है. so it is always कि उसके ऊपर अगर ये just rest पे रखा हुआ है, कोई force नहीं है, तो we can say there is no friction. but एक थोड़ी सी भी minute सी भी force लगा दी, so then we can say it is tending to move. ठीक है. although it is not moving, although we can say it is still at rest, but it is tending to move. so whenever an object is moving, ठीक है, whether it is moving with some acceleration or with some velocity, ठीक है, with some velocity or tend to move, rest पे है but you are applying some force on it, still it is at rest, but ठीक है, it is tend to move on a rough surface. ठीक है. the surface should be rough. the component of the contact surface parallel to the surface. ठीक है. so जब भी कोई हमारा बॉडी है वो एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है, इसके ऊपर दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आती हैं, वन इज़ नॉर्मल एंड वन इज़ दिस पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स. तो जो हमारी फ्रिक्शन है दैट इज़ अ पैरेलल टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है. पैरेलल टू कॉन्टैक्ट. ठीक है. परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट इज़ माय नॉर्मल फोर्स, और
पैरेलल टू दिस सरफेस, पैरेलल टू सरफेस इज गोइंग टू कम माय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट ही होगा, फ्रिक्शनल कंपोनेंट ही हो गया, ठीक है। अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स है सो ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। सो कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, डिपेंड्स ऑन के मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, नॉट जस्ट द मोशन, ठीक है। रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, ठीक है, रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन, इट इज नॉट रेजिस्टिंग जस्ट द मोशन, इट इज गोइंग टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। नाउ विल सी, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग अप हेयर एंड देर इज नो फोर्स, ठीक है, जीरो, अभी कोई फोर्स नहीं अप्लाई करी, वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड इट इज नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू मूव ऑल्सो बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल इम्बैलेंस्ड फोर्स विच इज कमिंग इन, ठीक है। वी कैन से हियर एट दिस पॉइंट फ्रिक्शन इज जीरो, वी कैन से इफ ऑल ऑफ अ सडन सम फोर्स स्टार्टेड कमिंग इन टू इट, और इस फोर्स स्टार्ट हो नहीं तो वी कैन से स्टार्ट हो गई, सो वी कैन से इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव। जैसे इसमें टेंडेंसी टू मूव आएगी, वी कैन से सम, ये जो ब्लॉक है, what is its relative motion with respect to the surface is at rest, इधर की साइड में फोर्स आएगी तो ये इधर की साइड मूव करेगा, फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन विल अपोज दिस रिलेटिव मोशन एंड फ्रिक्शन विल कम इन दिस डायरेक्शन, ओके। बट लेटर ऑन डोंट वरी, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो राइट ऑफ फ्रिक्शन, बट अभी हम आगे भी डायरेक्शन को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है, ऑलवेज रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। तो इस यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन को प्रिसाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाउ इट इज़ रेजिस्टिंग। सो ये ब्लॉक है, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो सरफेस पे जो ग्रिपिंग होगी, जो ग्रिपिंग है, इट इज़ गोइंग टू स्टॉप द मोशन एंड इट इज़ गोइंग टू अप्लाई द फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माय फ्रिक्शन इज, कि अलॉन्ग द कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, एंड the surface should be rough and the object should move or tend to move, so it resists the relative motion between the object and the surface, ठीक है। So that is what we call a frictional force, this is what we call a frictional force, okay। So friction, just imagine it's an invisible grip। So I'll give you one more intuition. Suppose you are standing on, if you are walking on a ice, ठीक है, you're walking on a ice, but on the ice it is really difficult to walk, ठीक है। So why what is the problem in walking on the ice? There is absent of friction, ठीक है। Now instead of ice you say कि on the floor there's a lot of glue is there on the floor which is making the surface more grippy, more sticky. On that if you are going to walk, what is going to happen here? It is more friction, ठीक है, more friction is there, that because of that your टेंडेंसी टू वॉक विल गेट रिड्यूस, सो यहाँ पे मोर फ्रिक्शन आने लगेगी। बट ऑन द आइस अगर हम ले, अगर ये आइस सरफेस लें तो आइस सरफेस पे क्या होगा, यू कुड नॉट एबल टू वॉक, सो वी कैन से फ्रिक्शन इज लो फ्रिक्शन, क्योंकि आइस पे लो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, सो लो फ्रिक्शन ऑल्सो इज नॉट गुड एंड हाई फ्रिक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड। लो फ्रिक्शन होगी, यू कुड नॉट एबल टू वॉक ऑन द आइस, हाई फ्रिक्शन होगी देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू स्टॉप योर मोशन। सो सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन इज गुड और बैड, it is context dependent, it is neither good neither bad, okay। So for the ice you can say there is no friction, so you need a friction here, ठीक है, you need a friction here to walk here, so you need to wear a shoes which provide a friction between ice and your legs, that boot is going to provide, then only you could able to walk on the ice। Here अगर ये gluey substance मैंने यहाँ पे फ्लोर पे डाल दिया and it is really difficult to walk, or you can say if you walk in a marshy mud, so there also there's a lot of friction, you could not able to walk forward, ठीक है। So there so much friction is there, that is making your walking quite difficult, so here the friction is so much, so that is also not good। So friction is always context dependent, it is not like a friction is good and bad, it is always a context dependent, okay। So now we will see, इसको zoom in करके देखते हैं फ्रिक्शन होता कैसे है। हमने फ्रिक्शन पहले भी पढ़ा था, इट इज़ नथिंग बट अ मैक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ओके। सो नाउ आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा देखेंगे और फिर फर्दर विल गो टू जूम इन टू इंटरमोलिकुलर लेवल के क्या चल रहा है, ठीक है। पहले इस लेवल पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना मैकेनिकल एब्रेशन से होते हैं, ठीक है। जब दो सरफेस को अपने जूम इन किया तो दिस सरफेस इज नॉट एट ऑल स्मूथ, कि आपस में एक दूसरे के ऊपर स्मूथ है, दिस अ मैकेनिकल एब्रेशन पर नीचे ये पीक एंड ट्रफ्स बनते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो ये वाला इसका पीक इसमें जाके अटक जाएगा, ये इसका पीक जाके ये इस गड्ढे में जाके अटक जाएगा। सो इट इज़ लाइक द मोशन इज़ नॉट लाइक कि अगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे
यहाँ पे हिल्स एंड वैलीज बने हुए हैं जिससे ये अटक अटक के चलेगा। इफ़ यू मूव इट हेयर ऑन दिस सरफेस, सो ये थोड़ा अटक अटक के चलेगा। इसके अंदर जो इसके पीक्स हैं, इट इज़ गोइंग टू फॉल इनटू द वैली, और उसको बाहर निकलने में इट विल रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। So that is why the friction is going to come. But if you go further on a molecular level, इसको भी और zoom in करके अगर हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं on a molecular level, so ये ऊपर वाले surface है जिसके molecules हैं, नीचे वाले surface है जिसके molecule हैं। तो इन दोनों surfaces के बीच में तो surface it is always यहाँ पे every object is made up of atoms only if you go up to the level of atomic level. So atomic level पे क्या होता है? It is proton, neutron and electrons. So electrons, nucleus और electrons होते हैं। जो nucleus पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस एंड योर इलेक्ट्रॉन्स, सो एटम्स के बीच में देयर इज ऑलवेज, और मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ऑफ दोनों के जो जितने भी दोनों जो सरफेसेस हैं मेरे, इन दोनों सरफेस के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों के बीच में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, जिसकी वजह से इट्स काइंड ऑफ अ कोल्ड वेल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज पॉजिटिव नेगेटिव होगा, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से इट विल काइंड ऑफ मेक अ grippy thing, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी से, इट इज अ इनविजिबल ग्रिप, ओके। सो इट इज काइंड ऑफ अ कोल्ड वेल्ट. So friction is, if you go on a molecular level, it is a electrical interaction between the atoms and molecule that opposes the tendency of the contact surface to slip, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये molecular attraction, इन दोनों के बीच में attraction है, so if you slip it here, it will, because of the force of attraction, it is the tendency to slip, it is not easy. तो slip करना easy नहीं होगा, it will require a good amount of force to make it slip. So that is what so opposes the tendency to slip, okay. That is what on a microscopic level that we are having. So we can say it is just the macroscopic manifestation of your electromagnetic forces. Friction is friction, tension, normal, everything which we have studied, all the contact forces which you are seeing, it is nothing but the electromagnetic forces only, okay. So we have answered these two questions. The friction always opposes the motion. So suppose we say friction always resists the relative motion, ठीक है। अगर हमने देखना है, सपोज ये ब्लॉक है, इफ इट्स मूविंग हेयर विथ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ पे, एंड दिस नीचे जो स्लैब रखा है दैट इज ऑल्सो मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। सो ये मोशन है, इज इट, ठीक है, ये मोशन है, दिस इज ऑल्सो मूविंग। सो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, वेदर द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी देयर और नॉट, इट इज मूविंग, तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, नो, बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इसका ऊपर वाले ब्लॉक का, ब्लॉक 1 का ब्लॉक 2 के ऊपर रिलेटिव मोशन कितना है, 0, बिकॉज इट इज़ मूविंग विथ 4। इसकी 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2, इट इज़ 0, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सो नो फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम। बट आई कैन इफ आई से कि अगर ये ऊपर वाला ब्लॉक है और ये नीचे वाला मेरा स्लैब है, अगर ये मेरा 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये मेरा 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, नाउ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है। ऊपर वाला इट विल बी मूविंग हेयर विद रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम स्लैब। तो अब इसमें रिलेटिव मोशन आएगा, नाउ इट इज गोइंग टू रेजिस्ट दिस रिलेटिव मोशन। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, देन माई रेजिस्टिव फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, द फ्रिक्शन इज गोइंग टू resist the relative motion. It is never going to resist the motion. It not always opposes the motion, but our normal tendency क्या होती है, हम सरफेस को ये जो हमारा सरफेस है इसको रेस्ट मान के चलते हैं। बट इफ बोथ द सरफेस आर मूविंग, वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन ऐसे भी हो सकता है कि ये मेरा 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये इधर मूव कर रहा होगा, देन द फ्रिक्शन फोर्स विल कम अप हियर, ठीक है। अपोजिट, अगर ये 1 जो है 2 के रिस्पेक्ट में, अगर नीचे वाला ब्लॉक मेरा 4 मीटर से मूव कर रहा है, ऊपर वाला मेरा 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सो जो रिलेटिव मोशन ऊपर वाले का होगा कितना होगा, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। ये एक्चुअली इधर मूव कर रहा है, बट रिलेटिवली टू दिस ब्लॉक इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। सो नाउ मोशन इस डायरेक्शन में होगा, देन द फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन, सो फ्रिक्शन विल कम इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द माई फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन देन, ओके। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट द मोशन, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फ्रिक्शन ऑलवेज डज नॉट अपोज द मोशन। सेकेंड इज गुड और बैड, सो फ्रिक्शन इज good in a sense that
for your walking, for your driving, for your swimming, even whatever I'm writing it here, it is all because of friction only. If the friction will not be there, then we could not able to do all these things. Walking भी नहीं कर सकते, driving भी नहीं कर सकते, swimming भी नहीं कर सकते, nothing we can do. But friction, more friction if it's there. So then if you see in the mechanical machines and all, it is going to create a heat energy which is going to damage the machines. Okay, then more friction will is going to reduce our efficiency also. So in that case we can say friction is bad. So it depends on the context. Friction is good and bad. We cannot say it is neither good. We can say it is neither good neither bad. It depends on the context where it has been used. Okay, right? So दिस इज वट. सो लास्ट में भी हमने देखे थे ना कुछ एक एग्जांपल जिसमें रोप के ऊपर अगर कोई मैन ऊपर जा रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली इट इज़ मूविंग अप. सो इफ द पर्सन वांट्स टू गो अप, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली इट इज़ गोइंग मूविंग अप. सो वी कैन नॉट से फ्रिक्शन इज़ बैड. सो फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर योर मोशन. ओके, सो अगर आप आइस पे वॉक कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यू विल स्लिप डाउन. यू कैन नॉट एबल टू वॉक ऑन द आइस. ठीक है, यू कैन नॉट एबल टू वॉक ऑन द आइस. सो फ्रिक्शन इज required to walk on the ice. So friction is good there. So friction is not always good, not always bad. It depends on the context only, right? So this is what the friction is. Friction is whenever there is a rough surface and whenever the object is having that whenever the object is moving or tending to move, the component of the contact force parallel to the surface, okay, resist the relative motion of an object with respect to surface that it is going to resist. That is what we call a frictional force. Okay, right? So next we'll move on. We are going to study now the two set of frictions that we are having is the static friction and the kinetic friction. So friction हमने देखा, it is nothing but it opposes the relative or the tendency of relative motion and the direction is parallel and opposes the relative motion. ठीक है, so direction always parallel होगी with the surface and it always opposes the relative motion. This always remember these two things, parallel and opposes the relative motion between two contact surfaces. ठीक है, now we'll see some examples. So ये मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, it is on a rough surface. ठीक है, now it is rest पे है अभी and आई कैन से इट इज़ रेस्ट. एंड इसके ऊपर कोई कहीं से बस एक वर्टिकल पे बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे एम जी है, बट हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है. वी कैन से इट इज़ एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन इज जीरो बिकॉज देर इज़ नो टेंडेंसी टू मूव. ठीक है, इट इज़ नॉट मूविंग एंड इट इज़ नीदर मूविंग और इट इज़ नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू मूव. सो वी कैन से द फ्रिक्शन इज जीरो इन दिस केस. नाउ सेकेंड केस यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस. ठीक है, आप अपने यहाँ पे फोर्स लगा दी. जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, नाउ इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव. ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी होगी बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रिपिंग इट विल नॉट मूव. ठीक है, it will not move because of the gripping. We have to overcome that grip, then only it is going to move. Okay, it is the intuition only. So because of gripping it is not going to move up to certain amount of time, up to certain amount of force. ठीक है, फिर उससे ज़्यादा जब मेरी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी ये वाली, उसके बाद ये ग्रिपिंग को ब्रेक करेगा, then it will started moving on. ठीक है, so now we can say अभी मैंने फोर्स लगाई and the gripping is there. Okay, because friction is there, because of that the object is still at rest. ठीक है, अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं कर रहा. I can say whether the friction is there. Yes, the friction is there. Now in this case the friction is opposing the relative motion. Relative motion क्या है इस ब्लॉक का, इस डायरेक्शन में with respect to this contact surface. So the friction will come in this direction. So friction will be coming in and the object is at rest. The friction will be coming in. And what was the value of this friction? This friction we call, when the object is at rest, we call it a static friction. Static means the object is at a rest. ठीक है, so that we call a static friction. So now what is the value of this static friction here? What is the value of this static friction? It is kind of a self-adjusting force, which is we'll see in the next slide. Okay, what is the value of the maximum value of the static force it can hold, but it is self-adjusting. So up to certain amount of time the force is very less if the object is not moving. So static friction will take the same value of force. ठीक है, take the same value of force. ओके, सो फोर्स यहाँ पे है, सो इट विल बी एफ इजिकल टू सेम वैल्यू ऑफ फोर्स ले लेगा अगर ये मूव नहीं कर रहा. ठीक है, अगर ये मूव नहीं कर रहा इट विल टेक द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स. ओके, नाउ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस फोर्स. अब आप फोर्स को बढ़ाए जा रहे हो बट एक लेवल पे आके द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ. ठीक है, नाउ द ब्लॉक इज नो लॉन्गर एट रेस्ट, द ब्लॉक स्टार्टेड स्लाइडिंग. ठीक है, नाउ ब्लॉक स्टार्टेड स्लाइडिंग. फ्रिक्शन है अभी भी इस डायरेक्शन है, बट नाउ इट इज़ नॉट अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज ब्लॉक स्टार्टेड स्लाइडिंग. नाउ इट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, जैसे ही ब्लॉक ने मेरा चलना शुरू कर दिया, मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई रादर देन माई स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, जब ब्लॉक मेरा चल रहा है, नाउ इट इज़ नो लॉन्गर एट रेस्ट, आई कैन से नाउ माई ब्लॉक इज हैविंग द काइनेटिक फ्रिक्शन. व्हेन माई ब्लॉक इज एट रेस्ट, even after applying the force, it is a static friction, but the magnitude of static friction and direction of static friction, it is context dependent.
इट इज़ द प्रॉब्लम डिपेंडेंट, वी कैन नॉट जज द स्टैटिक, वी कैन नॉट जज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की आराम से हमारे को वैल्यू भी पता लग जाती है, इसकी वैल्यू ऑल्सो वी ऑलवेज नो, एंड मैग्नीट्यूड भी नोन रहता है इसका, और हमारे को इसकी वी ऑलवेज नो इट्स डायरेक्शन ऑल्सो बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। हेयर ऑल्सो इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन, बट द मैग्नीट्यूड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अगर यहाँ पे मेरा फोर्स, अगर टोटल इसकी ग्रिपिंग इतनी है कि आफ्टर 50 न्यूटन इट विल ओवरकम, ठीक है, इतनी ग्रिपिंग है, तो अगर मैं फोर्स 1 न्यूटन की लगाऊंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू ले लेगा 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन की लगाऊंगा तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू ले लेगा 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स 49 न्यूटन की लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे ले लेगा 49 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पे फोर्स 50 न्यूटन की लगाऊंगा तब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है अभी भी, तब भी ये फोर्स मेरी 50 न्यूटन ले लेगा, ठीक है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फ एडजस्टिंग force which is taking the magnitude equal to the driving force, ठीक है, up to its limiting value, up to its final value, okay। तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, तब देखते हैं हम लोग। बट अभी के लिए मान के चलो जब मेरी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम, इट इज़ गोइंग टू टेक द एग्जैक्ट सेम वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग फोर्स है जब तक वो रेस्ट पे है। जैसे ही वो रेस्ट से ब्लॉक ने चलना शुरू कर दिया, नाउ इट इज़ going to have the kinetic friction, now it is going to have the kinetic friction, ठीक है। and the static friction it is self adjusting in nature, it will adjust as per the force, ठीक है। जितनी फोर्स होगी उतनी वो इतनी वैल्यू की वो फ्रिक्शन उसमें जनरेट करता रहेगा, ठीक है। अगर फोर्स मेरी ओवरकम मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गई एट फाइनल पॉइंट, सपोज मैंने बताया था यहाँ पे अगर हमारी 50 न्यूटन है यहाँ पे और फोर्स भी मैंने 50 न्यूटन का लगा दिया, एट दिस पॉइंट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अब फ्रिक्शन ने वैल्यू ले ली 50 न्यूटन, ठीक है। नाउ दिस इज़ द मैक्सिमम ग्रिपिंग। इसके बाद एक माइन्यूट सी भी फोर्स में एक्स्ट्रा लगाऊंगा 50.0001, देन द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, देन आई कैन से कि ये जो मेरी फोर्स है ना 50 न्यूटन जो फाइनल जिस पे ग्रिपिंग बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ वॉकिंग हो गया, दिस आई कैन से इन द इम्पेंडिंग मोशन और द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एट द फाइनल लेवल इट इज़ द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज वी कॉल अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड इन डिटेल देयर, ठीक है। अभी बस ये मान के चलो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट द फ्रिक्शन विच इज कमिंग इन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और इसकी वैल्यू जो होती है इट इज़ गोइंग टू टेक द मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट इज़ व्हेन द ब्लॉक स्टार्टेड स्लाइडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहले ही देखते हैं प्रॉपर्टी के सपोज 2 ब्लॉक हैं, अगर ये रेस्ट पे हैं दोनों ब्लॉक, तो इनमें जो भी मेरी फ्रिक्शन होगी दैट इज़, अगर दोनों रेस्ट में है, फ्रिक्शन जो होगी दैट इज़ इक्वल टू के फ्रिक्शन अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स, और जो फ्रिक्शन जो मेरी फ्रिक्शन होगी दैट इज़ इक्वल टू माई फोर्स, ठीक है, और द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मेरी फोर्स ये है, दिस इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ सरफेस ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरी अगर ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड विल टेक द सेम वैल्यू एज एफ, ठीक है। सेकंड केस में अगर मेरी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो नाउ दिस इज माई एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। नाउ अगेन द my block is at rest, it is not moving, static friction is going to come, it will take this value, it will take f cos theta. Now my static friction will be f cos theta, so my friction value will be f cos theta here, ठीक है। See how it is changing, it's how this f is changing, ठीक है। यहाँ पे f है, यहाँ पे f cos theta, so जो भी component होगा मेरा parallel to the surface, it's going to take that value until it is at rest, ठीक है। so ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, now you keep on applying your frictional you keep on applying your force, जो आपने यहाँ पे force लगाई है, you keep on increasing this force, ठीक है। now you keep on increasing this force and it reaches a breakaway point, जैसा कि हमने देखा ना पिछले एग्जांपल में, अगर मैं यहाँ पे ये मेरा ब्रेकअवे पॉइंट है इसका ग्रिपिंग का 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 न्यूटन लगा रहा हूँ, 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, 3 लगा रहा हूँ, जैसे मैं 50 पे पहुँचा इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, और जैसे मैं जरा सी फोर्स एक्स्ट्रा लगाऊंगा इट इज़ गोइंग टू ब्रेक, सो दैट इज़ व्हाट इट्स सेइंग के एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स इट्स ब्रेक अवे एंड इट्स स्लाइड, ठीक है। नाउ Fs we know is the static friction, it is going to take the value 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये इसकी ग्रिपिंग की मैं कहूँ 50 न्यूटन तक ये होल्ड कर सकता है, सो वी कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 50, ठीक है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस वन कि जितनी मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मेरा
जो मैक्सिमम वैल्यू है कि टू होल्ड दिस ब्लॉक हेयर, ठीक है, दैट इज 50 न्यूटन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन टेक एनी मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू फ्रॉम 0 to 50 एंड दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग फोर्स, कितनी आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है. अगर ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. स्टेट whenever the body is in rest, static friction can take any value 0 to fs max. अब ये fs max जो 50 न्यूटन मैंने लिखा, ये कैसे निकालेंगे, that we are going to see what is this fs max. So static friction will always be less than equal to fs max. It can take any value which is lesser than fs max, ठीक है. So fs max means कि जब ये ब्लॉक मेरा जस्ट ये मेरा जो ग्रिपिंग है, दैट इज आफ्टर 50 न्यूटन इज गोइंग टू ब्रेक दिस ग्रिपिंग एंड नाउ द फोर्स ऑलमोस्ट रीचिंग 50 न्यूटन. सो दिस इज माई नाउ फोर्स 50 न्यूटन हो गई, फ्रिक्शन मेरी कितनी हो गई, 50 न्यूटन पहुंच गई, ठीक है. माई स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी भी ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है. सो आई कैन से दिस इज माई इम्पेंडिंग मोशन, कि इसके बाद हल्की सी भी मैं 0.001 फोर्स भी लगाऊंगा, द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग. सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड this is called a impending motion, just on the verge of walking, and this is called a on the verge of slipping. This is what we call a maximum frictional force we are having, 50 newton, and this is equal to fs max, and the value of fx max we find out with this mu s into n, ठीक है. mu s is my coefficient of static friction, and n, ठीक है, that is what we are having, mu s into n. n is the normal of the body from the surface. It is showing how the body is pressing against the surface, कितना body surface पे press कर रही है. So अगर एक body है मेरी 1 kg की, ठीक है, 1 and this normal will not always be mg, ये always mg नहीं होगा, normal changes also. So if we see in this example here the normal is simple mg, ठीक है, mg नॉर्मल है, सिंपल mg. जो जितना ज़्यादा मेरा वेट होगा यहाँ पे, उतना ज़्यादा मेरा नॉर्मल होगा. दैट इज़ व्हाट इट सेइंग, हाउ द बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट द सरफेस, ठीक है. अगर यहाँ पे 1 kg का है तो इस पर कम मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स होगी, क्योंकि कम वेट इसका प्रेस हो रहा है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर, n एंड म्यू एस. म्यू एस इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, म्यू एस इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, कितना रफ है, कितनी ग्रिपिंग है, दैट इज ऑन द सरफेस डिपेंडिंग ओनली, कि सरफेस में क्या मटेरियल यूज़ हुआ है आपका. अगर वो आइस का सरफेस है या इफ़ इट्स चारकोल बेस्ड रोड, सो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस. एन जो है, इट इज़ हाउ द बॉडी इज प्रेसिंग, बॉडी इज प्रेसिंग ऑन द सरफेस, प्रेसिंग ऑन द सरफेस, कि आपके सरफेस पे बॉडी किस तरीके, कितना हेवीली वो बॉडी पुश कर रही है सरफेस को. तो जितनी ज़्यादा एंड नॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल, एंड नॉर्मल वी हैव सीन इन मल्टीपल केसेस, इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg. सम केसेस इट इज़ इक्वल टू mg, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg. सो अगर हम इस केस में देखें कि यहाँ पे नॉर्मल सिंपल फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू mg, एंड 1 kg इसका अगर वेट है, तो यहाँ पे ये कितना प्रेस कर रहा होगा, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है. अगर मैं ये वेट ये 100 कर दूँ तो यहाँ पे कर रहा होगा 100 न्यूटन, ठीक है. नॉर्मल बढ़ गया, तो दैट मीन्स ज़्यादा वेट वाला ज़्यादा प्रेस कर रहा होगा ग्राउंड को. जितना ज़्यादा प्रेस कर रहा होगा उतना मेरा fs max आ जाएगा. fs max इज माई म्यू एस इंटू एन. एन सबके लिए सेम है, एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आपकी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है. जितना ज़्यादा प्रेस करेगा उतनी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी. अगर सपोज ये मेरा ब्लॉक है एंड आई विल जस्ट पुश इट विद दिस फोर्स, तो यहाँ पे कंपोनेंट फोर्स का आ जाएगा एफ साइन थीटा. सपोज ये थीटा है, सो एफ साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, ये नॉर्मल हो गई और ये मेरा वेट हो गया mg. तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट आ गया ना, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल. अब इसने नॉर्मल को, इसने जो बॉडी अब पुश कर रही है वो कम कर दिया, बिकॉज एक कंपोनेंट आ गया अपोजिट. यहाँ पे पहले जो बॉडी पुश कर रही थी वो कर रही थी mg, अब जो बॉडी पुश करेगी वो करेगी n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है. अब मेरा नॉर्मल कम हो गया, तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगी. अब ये ब्लॉक को ईजिली यू कैन पुश दिस ब्लॉक, ठीक है. ईजिली यू कैन स्लाइड दिस ब्लॉक, बिकॉज वन कंपोनेंट एफ साइन थीटा रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ इट्स नॉर्मल, ठीक है. इसका कि बॉडी को कितना प्रेस कर रहे हो आप सरफेस पे, वो वाली चीज़ मेरी कम हो गई यहाँ पे, ठीक है. और उल्टा ही केस देखो, मैं अगर बॉडी को मैं यहाँ पे एफ फोर्स लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा. इस केस में क्या होगा मेरा, और मेरा नॉर्मल बढ़ जाएगा. अब इस केस में नॉर्मल हो गया मेरा एफ साइन थीटा प्लस mg. यहाँ पे मेरा नॉर्मल और बढ़ गया, सो दैट मीन्स मेरी fs मैक्स की वैल्यू बढ़ गई. fs मैक्स की वैल्यू, क्योंकि म्यू एस एन पे डिपेंडेंट है, n मेरा बढ़ गया, तो यहाँ पे मेरा fs मैक्स बढ़ गया. तो यहाँ पे ये बॉडी को मूव कराना उतना ही डिफिकल्ट होगा और इस बॉडी को मूव कराना उतना ईजी होगा, ठीक है. सो fs मैक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, म्यू एस एन n. n शोज के बॉडी कितना सरफेस के साथ
दब के जा रही है, कितना कितना वो सरफेस को पुश कर रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा पुश करेगी उतना ही उसकी बॉडी का मोशन उतना ही डिफिकल्ट होगा उस बॉडी को मूव कराना। और म्यूएस इज डिपेंडिंग कि आपका जो सरफेस है उन दोनों के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग है तो वहाँ पे वी कैन से इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू मूव। अगर वो म्यूएस की वैल्यू कम है, फॉर इंस्टेंस आइस वगैरह ले लोगे तो वहाँ पे म्यूएस की वैल्यू कम होगी, तो वहाँ पे इट इज़ ईजी टू मूव द बॉडी। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मेरी कम हो जाएगी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ वी सी इफ द एफ आपकी जो अप्लाइड फोर्सेस है, इफ इट्स इंक्रीजेस एंड इट्स गॉट मोर देन एफ एस मैक्स, ठीक है। अप टू एफ एस मैक्स है, बॉडी रेस्ट पे है एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन मेरी इज टेकिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ मैं बोल रहा हूँ कि नाउ इफ दिस एफ इज नाउ ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन और द कंपोनेंट, और अगर मेरा कोई भी कंपोनेंट है, मेरा सपोज ये मेरा फोर्स है और इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, अगर ये कंपोनेंट विल ऑल्सो बी एफ कॉस थीटा, दिस वी से इट्स अ ड्राइविंग फोर्स इफ इट्स ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, से बड़ा हो जाए ये वाला कंपोनेंट भी, देन आई कैन से द बॉडी इज बिगिन टू स्लाइड ऑन द सरफेस। अब जो है जैसी बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, यू विल नॉट बी हैविंग द स्टैटिक फ्रिक्शन, देन अनदर सेट ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम दैट वी कॉल अ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन द सेम थिंग, ठीक है। तो अगर इसकी एफ एस मैक्स की वैल्यू 50 है, ठीक है, यहाँ पे एफ एस मैक्स क्या होता है मेरा म्यू एस इंटू एन, तो ये ब्लॉक है कितना पुश कर रहा है सरफेस को, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। हेयर वी कैन से इट इज डायरेक्टली एम जी, अपने वेट के बराबर पुश कर रहा है, एंड द म्यू एस इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, कि सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके का सरफेस है, दैट वी कैन से। सो दिस इज माई मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, maximum frictional force that it is having, ठीक है। up to this point static friction can take any value. There's a difference between static friction, there's a difference between limiting friction, ठीक है। static friction can take any value from 0 to f limiting, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 से f लिमिटिंग, और f लिमिटिंग क्या होती है मेरी, f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस एन, दिस इज माई f लिमिटिंग। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक f लिमिटिंग वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू म्यू एन एस, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब भी मेरा ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, सो एक केस होगा जब मेरा ड्राइविंग फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दैट केस आई कैन से it is equal to limiting friction, static friction is equal to limiting friction, but otherwise most of the cases में अगर वो ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है, so सारे केसेस में its value is always greater than 0 and less than limiting friction, mu s n, it is less than limiting friction, ठीक है। limiting friction is the maximum static friction, okay, और उसकी वैल्यू हमेशा डिपेंडिंग, limiting friction, the static friction is not mu n s, ठीक है, mu s n, sorry, it is not mu s n, it is the maximum friction, it is a limiting friction, ठीक है। static friction mu s n के बराबर नहीं होता, एक केस में बराबर होता है बस, ठीक है, उस केस में बराबर होता है जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो, अदरवाइज हर केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट एफ एस और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट इज लेसर देन एफ मैक्स, बट इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू एफ एस मैक्स इन द क्वेश्चन, एंड इट इज नॉट इक्वल टू म्यू एस एन, ओनली इन द स्पेशल केस इट विल गेट इक्वल टू म्यू एन, ओके। सो इस केस में देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा एफ एस मैक्स 50 है, सो एंड इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, what is my static friction, it is 1 Newton, it will not be 50 Newton, ठीक है। 50 Newton is a maximum limiting force, maximum limiting force, तब तक ये इसको होल्ड करके रख सकता है, इतनी इसकी मान के चलो मैक्सिमम ग्रिपिंग है 50 तक फोर्स लगाओगे मुँह नहीं मूव करेगा, 50 से ऊपर जैसे ही मूव कराओगे ये मूव कर जाएगा, तो यू कैन से 50 इज द मैक्सिमम ग्रिपिंग इट इज हैविंग। अगर मैं फोर्स इस पर लगाऊँ यहाँ पे 30 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, तो इस केस में मेरी फ्रिक्शन जो हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 30 न्यूटन, इट विल नॉट बी 50 न्यूटन, ठीक है। अगर मैंने फोर्स लगा दी यहाँ पे 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी, देन इन दैट केस आई कैन से फ्रिक्शन इज इक्वल टू 50 न्यूटन विच इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, ठीक है। अब ये ऑन द वर्ज ऑफ वॉकिंग है, अब इस फ्रिक्शन को मैं कहूँगा इम्पेंडिंग फ्रिक्शन, अब ये इम्पेंडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है।
इट इज़ अ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई है फ्रिक्शन की, ठीक है। सो इस केस में नाउ फ्रिक्शन कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 50, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 50, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो व्हेन द बॉडी बिगिन टू स्लाइड, अभी तक हमने देखा बॉडी की, अगर ये बॉडी के लो मेरे को 50 न्यूटन चाहिए, मैंने 50 न्यूटन लगा दी एंड द ग्रिपिंग टू होल्ड इट इज म्यू एस एन, ये भी मेरा 50 न्यूटन है, ठीक है। नाउ द बॉडी पे मैंने फोर्स लगा दी, इसके बाद जितनी भी मैं फोर्स लगाऊंगा द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। अब जैसे ये स्लाइड करेगा ना, वंस इट स्टार्टेड स्लाइडिंग, नाउ विल बी हैविंग अनदर सेट ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड अ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होती है इट गॉट चेंज, इट विल नॉट बी म्यू एस, इट इज़ अ म्यू के विच इज़ हैविंग अ वैल्यू लेसर देन म्यू एस, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, जैसे म्यू एस अगर मेरा 0.9 है तो म्यू के मेरा 0.7 हो जाएगा। सो इट इज़ म्यू के इज़ ऑलवेज लेस देन म्यू एन, ठीक है। सो क्योंकि अगर बॉडी मूव करनी शुरू हो गई तो जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए म्यू के की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। एंड म्यू के इज सरफेस डिपेंडेंट, ओके। एंड एन इज माई कितना पुश कर रहा है, जो बॉडी है मेरी वो सरफेस के ऊपर कितना स्ट्रांगली पुश कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट माई वैल्यू ऑफ एन। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम एफ एस टू एफ के, ठीक है। सो अगर हम ये वाले ग्राफ के थ्रू देखें यहाँ पे, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ मेरी ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। मैंने बताया था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद जैसे मोशन स्टार्ट होता है वी कैन से इट इज़ स्लिपिंग स्टार्ट, इट इज़ नाउ रीच दिस इम्पेंडिंग मोशन, उसके बाद ये वैल्यू कम हो जाती है, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ दिस वैल्यू म्यू के एन। सो म्यू के एन इज माई वैल्यू ऑफ kinetic friction. Mu k is my coefficient of kinetic friction and n is my how strongly my body is pushing on the surface, ठीक है। सो हमने देखा कि जैसी मेरी फोर्स अगर यहाँ पे छोटी तो उतनी मेरी फ्रिक्शन आ गई। सो इट इज़ लीनियरली वेरी विद द फोर्स, ठीक है, अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन, इट इज़ माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। So static friction it is not always this maximum, it's not always this mu s n, ठीक है। देख लेना यहाँ पे इसकी वैल्यू, it can be this value, this value, this value, कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, this can take any value up to my limiting friction, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, it can take any value, यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है। एंड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, जितनी जितनी फोर्स मैं बढ़ाता जाऊँगा उतनी उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। जैसी मेरी फोर्स यहाँ पे पहुँच गई विच इज़ इक्वल टू माई ऑन द वर्ज ऑफ वॉकिंग विच इज़ इक्वल टू माई दिस एफ एस मैक्स, ये वाली म्यू एस एन के बराबर पहुँच गई, उसके बाद माई स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर, द फ्रिक्शन विल गो डाउन, नाउ माई काइनेटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू वर्क विच इज़ वैल्यू हैविंग म्यू के एन। तो जब भी दो बॉडी के बीच में स्लाइडिंग होगी तो मेरी जो फ्रिक्शन आएगी वो आएगी म्यू के एन, जब भी दो बॉडी के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। स्लाइडिंग से पहले वाला जो जो गेम होता है वो ये होता है बस यहाँ से यहाँ तक का, कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जैसे आप फोर्स लगा रहे हो फाइनल तक पहुँच के, उसके बाद जैसे ही ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू किया ये फोर्स आ गई, ठीक है। सो दैट इज़ माई स्टैटिक एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन की हमने देखा वैल्यू कैन टेक एनी वैल्यू, इट इज़ नॉट म्यू एस एन इज द मैक्सिमम वैल्यू, एट वन पॉइंट इट इज़ गोइंग टू गेट दिस स्टैटिक वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट वन पॉइंट ओनली, ठीक है। जब फोर्स उसकी इक्वल टू दिस म्यू एस एन हो जाए तब वो वैल्यू लेगा, तब मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, अदरवाइज द वैल्यू विल बी डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। बट जो मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू के एन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू के एन। तो म्यू के इज माई कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट डज इट से? इट से कि अगर इसकी वैल्यू 0.3 है, सो इट सेज कि 30% ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रिक्शन, ठीक है। 30% ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रिक्शन, और मोस्टली इट इज़ द वैल्यू इज़ लेस देन 1, ठीक है, बिकॉज नॉट ऑल 100% कंपोनेंट नहीं यूज़ होता, नॉर्मल का कुछ कंपोनेंट ही फ्रिक्शन में यूज़ होता है। यू कैन नॉट यूज़ ऑल नॉर्मल, अगर वर्टिकल पे है तब यू कैन से इट इज़ 100%, बट you will not walk forward if you have all the normal component used. So you need some component of the normal to have some friction, ठीक है। So if I say 0.3, it is saying 30% of the normal contributes to friction यहाँ पे अगर, but there are cases when the mu k is greater than 1, we can say it is a formula cars only where you do a
do you take a sharp turn with very high speed without sliding? So in that case क्या होता है ना, म्यू के की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है? जैसे मैं मटेरियल ऐसा कर दूँ कि यहाँ पे जो ये नॉर्मल है दैट इज़ ग्रेटर देन माई एक्चुअल नॉर्मल. तो नॉर्मल मेरी mg होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ग्रिपिंग बढ़ा दूँ इसमें, और ग्रिपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि दैट स्टार्टिंग काइंड ऑफ अ ज्वाइन करने लग जाए दोनों सरफेस. तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैं ग्रिपिंग कर दूँ, तो उस ग्रिपिंग में नाउ माई नॉर्मल विल बी ग्रेटर देन दिस नॉर्मल. माई एंड डैश विल बी ग्रेटर देन दिस नॉर्मल बिकॉज आई हैव मेड सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग. ठीक है, तब उस केस में जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है वो ग्रेटर देन नॉर्मल आ जाती है. ठीक है, और मैं आपने देखा होगा फार्मूला कार्स को, देयर इज़ अ डिफरेंट शेप ऑफ दैट फार्मूला कार्स. तो वो इस तरीके से एरोडायनेमिकली डिज़ाइन होती है ताकि उसमें एक कंपोनेंट जो होता है नॉर्मल का, जैसे कोई कार है सपोज, आई डोंट नो हाउ टू मेक द फार्मूला कार. ओके, जस्ट मेक अ नॉर्मल कार बना लेते हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से वो डिज़ाइन होती हैं. तो यहाँ पे जो है ना, एक तो वेट का कंपोनेंट आएगा यहाँ पे mg. ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल आएगा, और एक ऐसे जब ये ट्रैक पे रन कर रही होते हैं कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी नॉर्मल कहा जाता है. तो जिसकी वजह से जो एक्चुअल इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, mg वेट के बराबर. बट यहाँ पे एक और कंपोनेंट बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स आ जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है इसका mg प्लस एक एन डैश और आ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाती है. नाउ इट कैन ड्राइव मोर, इट कैन हॉरिजॉन्टल, इसकी जो एक्सेलेरेशन है इट कैन हैव द मोर हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन. और या तो नॉर्मल बढ़ा देते हैं उस केस में, या फिर ये म्यू के बढ़ा देते हैं. म्यू के का बढ़ाने का तरीका क्या है कि ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं ऑन द रोड कि वो ग्रिपिंग उसमें बहुत स्ट्रांग हो जाए, वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़ने लग जाए. ठीक है, फॉर्मूला कार्स में ग्रिपिंग इज मोर कार वेट कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो ग्रिपिंग जो है इट इज़ मोर देन द नॉर्मल कार कंपोनेंट. नॉर्मल कार कंपोनेंट क्या हो गया, mg. ठीक है, n इज इक्वल टू mg. इससे ज़्यादा ग्रिपिंग प्रोवाइड कर रहा है ये. ठीक है, इफ़ द म्यू के इज़ मोर देन 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखा ना हमने, कुछ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल जाता है हमारा फ्रिक्शन को 0.1, 0.2, 0.3. सो 10%, 20%, 30% कंपोनेंट जा रहा है. यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं म्यू के इज़ ग्रेटर देन 1, सो नॉर्मल का 110, अगर 1.1 वैल्यू हो गई तो म्यू के का 110% जा रहा है. सो दैट मीन्स mg से भी ज़्यादा जा रहा है. अगर मेरी कार सिंपल एक फ्लैट सरफेस पे ऐसे खड़ी हुई है तो mg से भी ज़्यादा उसका कंपोनेंट नॉर्मल जा रहा है. सो दैट मीन्स के सो इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज यू हैव टू मेक अ शार्प टर्न विदाउट स्लाइडिंग इन द दिस फार्मूला 1 रेसिंग. ठीक है, सो इसकी वजह से जैसे आपका नॉर्मल बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी. फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच इज़ मूविंग यू, विच इज़ हेल्पिंग इन ड्राइविंग. सो जिसकी वजह से आपकी, बिकॉज इट विल हेल्प यू पुश मोर देन व्हाट द ग्रेविटी कैन हेल्प यू. ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट फ्रिक्शन क्या करती है, मेरे को फॉरवर्ड पुश कराती है. हमने देखा था फ्रिक्शन इज़ हेल्पिंग यू इन द फॉरवर्ड पुश. और फ्रिक्शन क्या होती है आपकी, म्यू के एन क्या है मेरा, एन इज़ डिपेंडिंग ऑन द मास इनटू कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी. अगर मेरी ये फ्रिक्शन की वैल्यू, बिकॉज आई हैव इंक्रीज माई म्यू के टू मोर देन 1, सो 1.1 टाइम्स एन हो गया, सो 1.1 टाइम्स ऑफ mg हो गया. सो now I can say it is having more horizontal acceleration than the gravity will allow. Gravity will only allow me mg, म्यू के mg. ठीक है, नाउ म्यू के की वैल्यू मैंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, सो माई वैल्यू हैज़ बिकम मोर देन, माई एक्सेलेरेशन हैज़ बिकम मोर देन म्यू के mg. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड. फॉर्मूला कार्स वगैरह में यूज़ होता है ये when our kinetic coefficient of kinetic friction is more than 1. But in normal cases we can say coefficient of kinetic friction is less than 1. So component of normal का 30%, 40%, 50%, 60%, those component is being used in a kinetic friction, right? And this is our graph of static friction up to here, and then the kinetic friction will be there. ठीक है, अगर वैल्यू मेरी f की लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. इस पॉइंट पे जाके इट्स स्लिपिंग स्टार्ट और द स्लाइडिंग स्टार्ट. ओके, सो कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं रिगार्डिंग द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. हमने देखा कि कितना ज़्यादा प्रेस कर रहा है वो सरफेस पे. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. वन इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सरफेस. क्या सरफेस है, कितना आपने सरफेस किस तरीके का है, कि कितनी ग्रिपिंग प्रोवाइड कर रहा है वो. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस. अनदर वन, इट डिपेंड्स ऑन कि वो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके से पुश कर रहा है मेरा. ठीक है, ये जो नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि बॉडी भी इसको पुश कर रहा होगा सरफेस के, सरफेस ऑल्सो गिविंग दिस नॉर्मल. सो दिस जो नॉर्मल आ रहा है ना, किस तरीके से पुश हो रहा है बॉडी का सरफेस पे, दैट इज़ व्हाट द नॉर्मल इज. कि जितना ज़्यादा मेरा नॉर्मल होगा उतना ज़्यादा मेरा
उतना ज़्यादा मेरा फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस केस में देखूँ, केस 1, यहाँ पे मेरा नॉर्मल क्या है, सिंपल इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स आएगी, जो मैक्सिमम फोर्स आएगी, जो एट द पॉइंट ऑफ मूविंग होगी, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ मूविंग, इट इज़ म्यू के एन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी हो रही होगी इसकी, म्यू के, यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू के इंटू एन, ठीक है, दैट इज़ माई काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे एन कितना कंपोनेंट आ रहा है, mg। अगर मैं सपोज यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन ऐसे लग रही है, तो एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट विच इज़ रिड्यूसिंग डाउन द नॉर्मल, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट हो गया, दैट इज़ नॉर्मल का जो है फ्रिक्शन, फोर्स का एक कंपोनेंट जो है दैट इज़ रिड्यूसिंग डाउन योर नॉर्मल, नॉर्मल ये है आपका, और फोर्स का कंपोनेंट भी ऊपर आ गया। सो नाउ जो ब्लॉक जो है, हाउ हार्ड इट इज़ पुशिंग डाउन, इट इज़ mg माइनस एफ साइन थीटा, दैट इज़ माई नॉर्मल नाउ, दिस इज़ हाउ इट इज़ पुशिंग इट डाउन। सो यहाँ पे वी हैव सीन mg से और वैल्यू कम हो गई, सो वी कैन से हेयर द फ्रिक्शन इज़ लेस। इस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा थी, हेयर द फ्रिक्शन इन इस केस में फ्रिक्शन इज़ लेस, ठीक है। दैट इज़ व्हाट कि कितना हार्ड, कितना स्ट्रांगली पुश कर रहे हो। अगर यही कंपोनेंट इसका ऐसे में ले लूँ और इस डायरेक्शन में आ जाए एफ साइन थीटा, तो इस डायरेक्शन में एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी mg प्लस एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जब ब्लॉक है अब और हेविली पुश कर रहा है सरफेस को, ठीक है, और स्ट्रांगली पुश कर रहा है सरफेस को, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना स्ट्रांगली पुश कर रहा है। अगर एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैन से फ्रिक्शन इज 0, कि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। मैं जैसे हमने देखा होगा ट्रेन्स में जो मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन होती है, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 हो जाता है, फ्रिक्शन 0 हो जाता है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इट इज़ अ zero friction। तो zero friction है, that means it is accelerating on a higher, it is accelerating quite fast, so it is moving very fast, so that's why it's a case of non-contact motion। so friction is depending on your n is how strongly you are pushing the surface, ठीक है। next देखते हैं, it is size, it is independent of size, it is ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। सो अगर आप ये बड़ा सा ब्लॉक ऐसे फ्लैट करके लिटा दो, यहाँ पे इसका भी वेट mg है, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है ये n, ठीक है। सेम वे अगर ये ऐसे आप ज़्यादा फ्लैट मत करो, ऐसे कर लो, इसका भी वेट mg, इसका भी n है। इन दोनों केस में जो मेरी फ्रिक्शन होगी म्यू के mg, इस केस में भी म्यू के mg होगी। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन और किस तरीके से आपका रखा है, इट जस्ट डिपेंड ऑन कितना वो पुश कर रहा है, बस ग्राउंड को, उस पर डिपेंड करेगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। इट विल नॉट डिपेंड के साइज़ कितना वो कवर अप कर रहा है फ्रिक्शन एरिया का। यहाँ पे फ्रिक्शन एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया इतना कवर कर रहा है, यहाँ पे सरफेस एरिया इतना कवर कर रहा है, बट दोनों जगह मेरा फ्रिक्शन इट विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। फ्रिक्शन मेरा सेम रहेगा, राइट। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, कितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो, बिकॉज वी हैव सीन फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन, और यहाँ पे कोई हमारा ऐसा कंपोनेंट नहीं है। अगर ये मेरा 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये मेरा सेम ब्लॉक 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इन दोनों पे मेरी माई फ्रिक्शन फोर्स विल बी द सेम, इन दोनों को सेम रिटार्डेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक के वेलोसिटी ज़्यादा है इसको ज़्यादा होगा, नो, बिकॉज माई फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडिंग ऑन म्यू के इंटू एन। के जो है मेरा सरफेस डिपेंडेंट है, दोनों केस में सेम सरफेस है। अगर मेरा दिस इज माई सरफेस, तो दोनों केस में सेम सरफेस है, सो इट इज सरफेस डिपेंडेंट, म्यू के की वैल्यू चेंज होगी। एन इज डिपेंडिंग ऑन माई कितना ये ब्लॉक मूव कर रहा है सरफेस को, कितना पुश कर रहा है सरफेस को, तो यहाँ पे इसका भी वेट अगर 1 kg है और इसका भी वेट अगर 1 kg है, तो दोनों जो है सरफेस को सेम नॉर्मल से पुश कर रहे होंगे, इजिकल दैट विल बी इक्वल टू mg। सो वी कैन से दोनों में फ्रिक्शन सेम हो गई। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द फ्रिक्शन, सो वी कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट विल सी द स्टैटिक फ्रिक्शन, थोड़ा और इन डेप्थ में देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि हमने देखा था इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रिक्शन। हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल देखेंगे, वहाँ पे पहले फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, कम फ्रिक्शन लग रही है, कम स्मॉल वैल्यू की लग रही है, फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर ऑल ऑफ अ सडन डायरेक्शन चेंज हो गई फ्रिक्शन की, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो ऐसे फिर इधर डायरेक्शन हो जाएगी। देयर आर एग्जाम्पल्स, मोशन होगा, ऐसे होगा कि फ्रिक्शन आपकी पहले धीरे धीरे बढ़ रही है एक डायरेक्शन में, फिर कम होकर फिर दूसरी डायरेक्शन में आ गई और फिर कम हो रही है। सो दिस इज व्हाट ए स्टैटिक फ्रिक्शन इज, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रिक्शन विच टेक any value between, this is my static friction, this is my limiting friction, ठीक है। there is a difference between static and limiting friction. Static friction can take any value from 0 to this. In one case static friction is equal to limiting friction, that is called an impending motion, which is just on the verge of sliding, that is what we call impending motion. उस केस में बस ये mu s n होती है, otherwise it can take any value from between this value, and it is depending on the driving force, it is depending on the driving force,
It is depending on the driving force. And this is my limiting value, which is the maximum value. It is there. Maximum value depending on the surface के क्या प्रॉपर्टी है दोनों के बीच में, तो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हैवीली पुश कर रहा है मेरे सरफेस को, नॉर्मल कितना है उसका, ठीक है. अगर नॉर्मल का कंपोनेंट और हैवी हो रहा है सरफेस के ऊपर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल पुश, सो वी कैन से कि उतनी ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगी. अगर नॉर्मल का कंपोनेंट अगर मैं कहूँ ये है मास, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं एक और मास रख दूँ 2 kg का 1 kg के ऊपर, सो आई कैन से नाउ इसके ऊपर जो मेरा जो पुश होगा जो ग्राउंड के ऊपर ये और ज़्यादा लगाएगा बिकॉज इसका भी ऐड हो जाएगा ना नॉर्मल, इसका भी नॉर्मल ऐड हो जाएगा. सो नाउ 1 kg पे जो नॉर्मल होगा विच इज़ मोर नाउ इन दिस केस, सो इसका जो पुश होगा ग्राउंड पे और भी ज़्यादा हो जाएगा. सो इन दैट केस आई कैन से इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव, इट इज़ डिफिकल्ट. नाउ इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी वो और बढ़ जाएगी, ठीक है. नाउ इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी μs m 1 kg प्लस 2 kg दोनों हो जाएंगी इसकी. दिस नाउ द लिमिटिंग वैल्यू इज़ 3 μs. पहले केस में क्या थी मेरी 1 μs, पहले केस में 1 μs थी मेरी, ठीक है. सो μs और n के ऊपर कैन हैव एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस एंड इट इज सेल्फ एडजस्टिंग. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है, दोनों में भी सेल्फ एडजस्टिंग है. डायरेक्शन वी हैव सीन और मैग्नीट्यूड हमने देखा इतने से इतने के बीच में ले सकता है. इवन द डायरेक्शन ऑल्सो इट चेंजेस एज द ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है. सो इस केस में देखते हैं, सपोज ये मेरी 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और मेरी जो मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है 30 न्यूटन. तो यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज माई 10 न्यूटन, ठीक है. अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मेरी आ गई. अब मैंने इधर से भी 30 न्यूटन लगा दी, ठीक है, 30 न्यूटन इधर से मैंने और फोर्स लगा दी, और 10 न्यूटन से मेरी इधर से लग रही है. सो मेरी इफेक्टिव फोर्स कितनी आ गई इधर 20 न्यूटन. अब क्या किया इसने, फ्रिक्शन ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब इधर की साइड आ गया, ठीक है. इट विल ऑलवेज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन. अब क्या है इधर डायरेक्शन में, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा. वैल्यू कितनी आ गई फ्रिक्शन की, इट इज़ इक्वल टू जो मेरी ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है. सो सी फ्रिक्शन पहले इधर थी अब इधर हो गई, डायरेक्शन भी चेंज कर लिया और इसने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लिया अप टू 30 न्यूटन. अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरी 10 न्यूटन है और मैं यहाँ पे 50 न्यूटन लगा दूँ 50 न्यूटन, तब मेरी यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन अब खत्म हो जाएगी मेरी, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी बिकॉज माई ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन दिस. और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 40 न्यूटन तब यहाँ पे मेरी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी. दैट इज़ बिकॉज इधर की साइड मेरा जो नेट इफेक्टिव फोर्स आ रही है 30 न्यूटन आ रही है विच इज़ इक्वल टू माई लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन. सो इन दिस केस आई कैन से कि इन दिस केस द फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी एंड इट इज़ अ केस ऑफ इम्पेंडिंग मोशन. ओके, mu k and mu s we have seen it is depending on the surfaces. It has nothing to do with the normal weight and it is totally depending on the surfaces only, ठीक है. Direction of force we have seen it is always opposite the actual motion or the impending motion, ठीक है. Actual motion है अगर मेरा एक ब्लॉक इसके ऊपर मूव ही कर रहा है वेलोसिटी v से और ये मेरी सपोज स्टेशनरी है. सो नाउ इट इज़ मूविंग ओनली दैट मीन्स फ्रिक्शन आएगी, तो दैट इज एक्चुअल मोशन हो रहा है. इस केस में जो फ्रिक्शन आएगी वी कैन से इट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन. इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है कि जस्ट मेरा अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मेरी 50 है, 50 एफ एस मैक्स मेरी 50 है और यहाँ पे मेरा ड्राइविंग फोर्स भी 50 हो गई. सो आई कैन से इट इज़ एन इम्पेंडिंग मोशन, इट इज़ टेंडिंग टू मूव ओनली, ठीक है. इट इज़ रिलेटिव टू सरफेस टेंडिंग टू मूव. सो इन दिस केस वी कैन से इट इज़ अ फ्रिक्शन, इट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द एक्चुअल मोशन अगर मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑलरेडी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी फ्रिक्शन में. और दूसरा क्या है मेरा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरी यहाँ पे दिस इज एफ इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में मेरी एफ आएगी दैट इज इक्वल टू म्यू एस एन इन द केस ऑफ वर्ज ऑफ मोशन, फाइनल इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है. उस केस में एफ एस आ जाएगी. दैट इज ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव ऑफ सरफेस, ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस. सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम कि किस तरीके से फ्रिक्शन आ रही है यहाँ पे. सो दो ब्लॉक है, एक नीचे वाला मेरा 2v से मूव कर रहा है, ऊपर वाला मेरा 1v से मूव कर रहा है. सो नाउ अगर मैं ऊपर वाले को देखूँ, ऊपर वाले को फर्स्ट वी सी द ब्लॉक अबव वन विद रिस्पेक्ट टू द दिस वन, इसको स्टेशनरी करना है विद रिस्पेक्ट टू हमें ये लोअर प्लैंक चाहिए ना इसके बेसिस पे. उसको स्टेशनरी करने के लिए मैंने इधर 2v लगाई, ठीक है. ये स्टेशनरी हो गया तो मैंने सेम इधर 2v कंपाउंड करी. अब इसकी जो नेट इफेक्टिव वेलोसिटी आ गई मेरी इस डायरेक्शन में v. अब मेरा जो मोशन आ गया इसका इस डायरेक्शन में v आ गया, दैट मीन्स फ्रिक्शन इस पर इधर लग रही होगी f, ठीक है. सो अगेन इसका मोशन यहाँ पे 2v है नीचे वाले का, ऊपर वाले का 1v है, ठीक है. अब इसका मोशन जो होगा ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू दिस नीचे वाले के कैसे होगा, इस अगर हमने देखा था रिलेटिव मोशन में विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो मेरे को इसको आई मेक इट जीरो कैसे होगा, इसको इधर 2v
लिया मैंने, यू हैव टू डू इट इमेजिनरी ओनली. सो 2v इधर लिया मैंने, तो अब ये स्टेशनरी हो गया. 2v इधर, इट इज़ नाउ स्टेशनरी. सेम आई हैव टू कंपाउंड इट हेयर. 2v इधर है, 1 इधर है, तो नेट इसका मोशन कितना हो जाएगा, 1v ऊपर वाले ब्लॉक का. अब ये 1v का मोशन इधर है, सो रिलेटिव मोशन, सॉरी नॉट द मोशन, रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ब्लॉक, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में अगर इसका मोशन है, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज गोइंग टू अपोज दिस रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन विल बी ऑन दिस ब्लॉक, अबव ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ जाएगी. और नाउ इक्वल एंड अपोजिट आएगी नीचे वाले पे, इक्वल एंड अपोजिट नीचे वाले पे आएगी. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ फोर्स इस पे ऊपर वाले पे इधर आ गई, नीचे वाले पे इधर आ गई. और नीचे वाला भी अगर सरफेस अगर रफ है, तो नीचे वाले के सरफेस के अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक है, क्योंकि दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के रिलेटिव ही होता है. ये नहीं है कि आप इस सरफेस का और इसका मोशन इसके सरफेस के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है. 1 का मोशन आप इसके रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते, आपको जिस सरफेस से कांटेक्ट में उसी के रिस्पेक्ट में देखना है. तो अब मैं 2v का मोशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू इसके भी रिस्पेक्ट में और इसके भी रिस्पेक्ट में, ठीक है. सो नाउ हमने 2v का देख लिया ऑलरेडी, f इधर आ गई, ऊपर की साइड से f इधर आ गई. अब मैं इसका देखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू ये ऑलरेडी स्टेशनरी है, सो इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन मेरा पीछे आएगा. सो आई अप्लाई दिस फ्रिक्शनल फोर्स हियर. सो हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज F1 और ऊपर वाले में फ्रिक्शन फोर्स मेरी आ गई. ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और नीचे इक्वल एंड अपोजिट इधर आ जाएगी. अब दूसरा केस देखते हैं. अगर मैं इसको 3 इसकी वेलोसिटी है और नीचे वाले की v है. नाउ ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू दिस कैसे मूव कर रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन v, तो इस पर अब फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ जाएगी f, ठीक है. सेम वे इक्वल एंड अपोजिट जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर फॉरवर्ड में आ जाएगी फ्रिक्शन फोर्स. और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी जो नीचे वाला है वो इधर फॉरवर्ड मूव कर रहा है 2v से, तो यहाँ पे इस पर F1 सेम रहेगी, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट relative motion it is going to oppose. It will never oppose the motion, it will always oppose the relative motion. तो we have to see कि surface के बीच में relative motion कितना हो रहा है. So in that relative motion only it is going to oppose. Okay, so that is what we have studied, the direction of frictional force. So here we have seen in this example also direction of friction force. और इसमें भी एक और example के थ्रू देखते हैं. It always opposes the relative. ये दिमाग में मतलब जैसे कहते हैं ना, it just imprinted, friction is always opposing the relative motion. Okay, it is now never oppose the motion, relative motion. Same way अगर इस डायरेक्शन में अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर ये मेरा कार्ट है, it is moving with acceleration a, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है. So this block is रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको तो ये ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा एक एक्सेलरेशन से ना. सो व्हाट इज़ द फोर्स बिहाइंड दिस एक्सेलरेशन, कैसे क्या कुछ यहाँ पे इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा कि इट इज़ मूविंग इट in forward direction. So what is the force behind its motion? So we'll see what is the force. It is going to be the friction only, but we'll see how. So for this ground observer, see the block is moving with A. So what causes the block to move? It is the friction. So we'll see how, because the block is at rest with respect to this, okay, with respect to this cart, block is at rest, so that means static friction is there in this, okay, it is not moving, so no sliding is happening, so static friction. Now we'll see, okay, इस ब्लॉक पे इसके रिलेटिव में मोशन क्या है, ठीक है. सो इस ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड दिस इज मूविंग हेयर. सो विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट, दिस ब्लॉक विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज माई एक्सेलरेशन अगेन. सो ये मेरा कार्ट रखी हुई है, ठीक है, और मेरे को ये ब्लॉक है. अब इन दोनों के बीच में जो मेरा ये सरफेस है, इसके अब मेरे को इनका रिलेटिव मोशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, ठीक है. अब ये नीचे वाला मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर वाला मेरा स्टेशनरी है, ठीक है. मेरे को नीचे वाले के रिस्पेक्ट में देखना है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में देखना है कि कैसे. या तो आप ऐसे देख सकते हो, ये स्टेशनरी है, नीचे वाला मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो नीचे वाले पे इधर आएगी, इक्वल एंड अपोजिट ऊपर वाले पे इधर आ जाएगी. या तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कि ऊपर वाला जो मेरा स्टेशनरी है, तो पहले जो मूव कर रहा है मेरा इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नीचे वाला, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी पीछे आएगी तो इक्वल एंड अपोजिट ऊपर वाले पे आगे आ जाएगी. तो दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ मूविंग दिस. अनदर वे टू लुक इनटू दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ब्लॉक. तो मैं कार्ट के ऊपर जाके बैठ गया, ठीक है, कार्ट स्टेशनरी हो गई, दैट मीन्स इसके ऊपर ए आ गया और इसके ऊपर भी इधर ए आ जाएगा, ठीक है. नाउ द ब्लॉक इज मूविंग ए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ब्लॉक इज मूविंग इन दे. अब ये जो मेरी ब्लॉक की टेंडेंसी है या टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन है, बिकॉज इट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो टेंडेंसी इस डायरेक्शन में, तो मेरी यहाँ पे इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इसको अगर स्टॉप करना है मेरे को, मोशन को, स्टेशनरी है, तो द फ्रिक्शन फोर्स विल कम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इक्वल एंड अपोजिट विल कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन द लोअर कार्ट. सो बोथ द वेज यू कैन सी. So because of this friction only, this block is not moving on this cart. Otherwise, because of this friction only, the block is moving on the cart is with respect to this observer कि ये a acceleration से move कर रहा है because of this friction only.
ठीक है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इट इज़ स्टेशनरी फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है इस पर, जिसकी वजह से ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखेगा, राइट। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इसमें अगर हमें देखनी है तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एग्जांपल। सो ये 4 से मूव कर रहा है, ये 2 से, तो ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस कितना है, सरफेस ऑलरेडी 2 से है, सो वी कैन से इसको स्टेशनरी बनाया, 2 इधर किया, सो 2 इधर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड इधर आ गया, बिकॉज 2 को मैंने को स्टेशनरी करना है। सो नाउ इसका ऊपर वाले का इफेक्टिव मोशन इधर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा पीछे, सेम इक्वल एंड अपोजिट, ये ऊपर नीचे वाले के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। सो ये होगा मेरा एफ, और नीचे वाला भी अगर रफ सरफेस है तो नीचे वाला इसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में आएगा F1, ठीक है। सो ऊपर नीचे वाले के ऊपर 2 बैकवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड एक फॉरवर्ड लग रहा है, एक बैकवर्ड लग रहा है नीचे वाले के ऊपर। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग केस। ऊपर वाला अगर मेरा दोनों सरफेस मेरे रफ है, ये वाला सरफेस भी रफ है, ये वाला, ठीक है। ऊपर वाला इफेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला कैसे मूव कर रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड से इधर रिलेटिव वेलोसिटी देखी मैंने, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, दैट इज F, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पर आगे आ जाएगी F। अब जो नीचे वाले ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, नीचे वाला ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो मोशन इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी इस पर, ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे एक आगे है और एक F1 पीछे है, ठीक है, और ऊपर वाले पे F पीछे है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे है कि एक ब्लॉक है रेस्ट पे, वी हैव टू फाइंड आउट कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। सो फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है मेरा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज Fs मैक्स विच इज़ इक्वल टू μs इंटू n। अगर वो ब्लॉक रेस्ट पे है तो दैट इज़ माई लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। μs n कितना हो गया, दैट इज़ अ मैक्सिमम μs mg cos थीटा, ठीक है। n कितना है यहाँ पे, n इस केस में mg cos थीटा का ये वाला कंपोनेंट आ गया। सो n इज इक्वल टू ये जो ब्लॉक है इस इंक्लाइन को mg cos थीटा से पुश कर रहा होगा, ठीक है। सो दैट इज़ वर्थ द नॉर्मल, सो μs इंटू mg cos थीटा मेरा यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, बट दिस विल नॉट बी द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, जो उसकी ड्राइविंग फोर्स होगी, बिकॉज इट इज स्टेशनरी, इट इज़ नॉट मूविंग, देन इन दैट केस वी कैन सी द स्टैटिक फ्रिक्शन इज mg sin थीटा, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू mg sin थीटा। सो दैट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। अगर मैं थीटा धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा, सो f विल बी डिपेंडिंग ऑन थीटा, सो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एक लेवल पे जाके अगर ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है, उस पोजीशन पे वी कैन से इट इज़ एन इम्पेंडिंग मोशन, और उसके बाद इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, इट विल स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, तब इस पर फ्रिक्शन पीछे आ जाएगी एंड द वैल्यू विल बी वी कैन टेक म्यू के इंटू एन, तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। एज सुन एज द मोशन स्टार्टेड, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब विल सी सम 1 or 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। विल सी सम क्वेश्चंस, विल सी हाउ मच वी कुड एबल टू कवर अप, वी स्टिल हैव अनदर 10-15 मिनट्स, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमने लास्ट अभी तक जो लेक्चर कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था, हमने फ्रिक्शन वर्ड यूज़ किया था कि व्हेन ए पर्सन इज पुशिंग अप ऑन द रोप, तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो पुश कर पाता है। सो वी हैव सीन इट, बट नाउ विल सी मोर इन डिटेल हाउ इट इज़ पुशिंग। सो सपोज दिस इज़ माई रोप, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मेरा है रफ सरफेस विच इज़ हैविंग अ friction which is having a coefficient of friction mu, तो यहाँ पे this person is climbing up the rope, so we have to find out the tension, so we have to find out this tension, ठीक है। ये टेंशन निकालनी है कितनी आएगी when the person is climbing up, so when the person is climbing up, ठीक है, so इस पे frictional force ऊपर आएगा, ठीक है, because frictional force is helping its motion, one way is to see that, second way कि द टेंडेंसी ऑफ पर्सन क्या होगी नीचे स्लाइड डाउन करने की, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोप, टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन इज टू स्लाइड डाउन। अब क्या होगा, इसको स्लाइड डाउन रोकने के लिए द फ्रिक्शन विल कम इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑन द पर्सन's हैंड विल कम इन दिस डायरेक्शन एंड this to hold this block, the muscular energy of the person is coming in, ठीक है। how this friction is how it is holding up, it is a muscular energy which is coming up and it is the reactionary force, it is a friction, ठीक है। so it is a friction which is not letting it fall, जितना टाइटली इसने पुश कर रखा है, कितना स्ट्रांगली इसने रोप को पुश कर रखा है, पकड़ रखा है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। इवन इफ द पर्सन के पास मस्कुलर एनर्जी भी हो, अगर मेरी जो रोप है दैट इज़ फ्रिक्शनलेस, तो पर्सन विल स्लाइड डाउन, ठीक है। म्यू अगर मेरा म्यू एस के बहुत कम हो गया
ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गया, देन ऑल्सो वट एवर द मस्कुलर एनर्जी पर्सन विल अप्लाई ही विल स्लाइड डाउन. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स ओनली विद द अप्लाई ऑफ द मस्कुलर एनर्जी पर्सन कुड एबल टू होल्ड दिस. ठीक है, सो यहाँ पे अब पर्सन पे अबव साइड फ्रिक्शन फोर्स आएगा और सेम इक्वल एंड अपोजिट नीचे फ्रिक्शन फोर्स रोप पे आ जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन this tension is developed in the force which say is a T. So here we have seen how the tension is developed in a frictional force when the person is climbing up the rope. ठीक है, now we'll see the overall scenario. तो person जो है will not consider this two internal forces. We'll see this we'll see on the block, we'll see here the friction is there, so we'll consider this. So यहाँ पे जो है इसको upward push कर क्या कौन करा रहा है, friction. ठीक है, अपवर्ड पुश कौन करा रहा है, एंड दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, सो नाउ ऑन द मेन पे देखते हैं हम लोग. वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मेन. सो मेन पे क्या है, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एंड इट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस टेंशन कितनी होगी. टेंशन हमने क्या देखी है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स. टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. नाउ हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं द मेन के एफवीडी में. मेन पे एफवीडी पे एफ ऊपर लग रहा होगा, नीचे एमजी लग रहा होगा. सो वी कैन से एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू इज मूविंग विद एम ए. यहाँ से मेरा एफ आ गया, एफ इज इक्वल टू एम प्लस जी प्लस ए, और यहाँ पे एफ इज़ नथिंग बट माई टेंशन. सो टेंशन आई कैन से इज दिस वैल्यू एम. नॉर्मल केस में अगर ये मूव नहीं कर रहा होता, स्टेशनरी होता, सो दैट इज़ माई ही इज़ हैविंग एम जी वेट ओनली, सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी. अब यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी बिकॉज इट स्टार्टेड मूविंग. इसने नीचे पुश किया, बिकॉज ऑफ दैट पुश एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ ऊपर विच इज़ लाइक अ रिएक्शनरी फोर्स, तो विच इज़ हेल्पिंग हिम मूविंग अपवर्ड, जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नीचे इस पे लगा मेरा स्ट्रिंग पे, और स्ट्रिंग पे यही सेम चीज़ इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द टेंशन इन दिस. सो दैट्स वाई वी हैव सेड कि दिस फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट इक्वल टू टेंशन. अब मैं मेन के एफ बनाता हूँ. मेन पे क्या है, ऊपर फ्रिक्शन है. ठीक है, और दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू जितना ये मेन नीचे पुश करेगा एफ. ठीक है, आई कैन समटाइम्स इट्स बीन गिवन एफ. ठीक है, कि मेन कितना रोप को नीचे पुश करे. सो दिस एफ इज़ नथिंग बट दिस फ्रिक्शन एंड दिस फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट दिस टेंशन. ठीक है, सो वी कैन से दिस, अगर ये मेन सपोज ये मेन है, इट इज़ मेन इज़ व्हाट, इट इज़ नॉट डूइंग एनी फ्रिक्शन, इट इज़ ये इस रोप को नीचे, ये रोप है इसको नीचे पुश कर रहा होगा ना अपनी मस्कुलर एनर्जी से. इट इज़ पुशिंग इट डाउन. बिकॉज ऑफ इट्स पुशिंग इट डाउन, तो इट इज़ कॉल्ड अ एक्शन ऑफ मैन. इट इज़ पुशिंग द रोप डाउन. रिएक्शन क्या होगा, इट इज़ getting the upward force which we call a reaction. It is a reactionary force which we call a friction. ठीक है, और वो एक्शन हमने देखा था, एक्शन इतना ही प्रोवाइड कर पाएगा जितना उसमें स्ट्रॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. विल सी इट व्हेन वी सी द एग्जांपल ऑफ वॉकिंग एंड ऑल. हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में तो हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे. सो अभी ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे हैं, तो अभी बस आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक को नीचे पुश करता हूँ एफ पे, सो जितना मैं पुश कर रहा हूँ दैट विल बी, बिकॉज दैट अपोजिट आ जाएगा मेरा एफ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, जितना मैं पुश कर रहा हूँ, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट इट विल इक्वल इन अपोजिट ऑन दिस रोप, एंड दैट इज नथिंग बट विल गो ऑन द टेंशन. सो अगर मेरे को कभी कभार दिया होगा तो एफ इज इक्वल टू टेंशन ऑल्सो विल बी गिवन. अगर मैं इसको नीचे पुश कर रहा हूँ, सो एफ इज इक्वल टू टेंशन. ठीक है, नीचे अगर फोर्स से पुश कर रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स अगर नीचे, तो एफ इज इक्वल टू टेंशन ऑल्सो. इट कैन बी गिवन समटाइम्स, बट इन दिस केस हमारे में क्या है, हमने यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि फ्रिक्शन है. ठीक है, रोप और इसके बीच में. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ मूविंग अप. सो वी कैन से एफ माइनस एम जी, हमने सेकेंड लॉ लगाया न्यूटन का, एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. यहाँ से मेरी फ्रिक्शनल फोर्स ये आ गई, एंड फ्रिक्शनल फोर्स हेयर वी हैव सीन इट इज़ नथिंग बट माई टेंशन. सो वी हैव कैलकुलेट द टेंशन हेयर. ठीक है, एक यहाँ पे एक और केस देखते हैं. यहाँ पे ये ब्लॉक है मेरा, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ. वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन दिस. सो वी नो कि जैसे जैसे फोर्स, पहले फोर्स कम है तो फ्रिक्शन पी उतनी होगी. अगर ये मैं सपोज करूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरी यहाँ पे एफ है 50 न्यूटन, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन. सो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन 10 एडजस्ट होकर हो जाएगी. इसके अंदर टेंशन विल बी ज़ीरो. सो टेंशन विल बी ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट हो रही है. अगर मैंने यहाँ पे 45 लगा दी, 45 लगाई तो अभी भी 50 है, तो यहाँ पे भी मेरी जो फ्रिक्शन आ गई 45. इन दिस केस ऑल्सो टेंशन इज ज़ीरो. इन दिस केस ऑल्सो टेंशन इज ज़ीरो. अब मैंने जस्ट यहाँ पे 50 लगा दी. अब आई हैव पुट द 50, बिल्कुल लिमिटिंग फोर्स लगा दी. तब ये अपनी फ्रिक्शन आप 50 अटेन कर गई, बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू. अब टेंशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. अब जैसे ही मैं यहाँ पे 51 लगाऊंगा, ठीक है, ये 50 इधर होगी, 50 इधर होगी, और 1 टेंशन इस पर इधर आ जाएगी. ठीक है, 1 टेंशन इस पर इधर आ जाएगी. ओके, सो जैसे ही अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, अप टू द लिमिटिंग फोर्स म्यू एस एम जी, टेंशन मेरी ज़ीरो है, और उसके बाद जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरी फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कन्वेइंग. ओके, सो फोर्स के हमने यहाँ पे देखा फोर्स की वैल्यू
ज़ीरो टू एम एस, ज़ीरो से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक की है, जब तक जैसे जैसे मैं फोर्स पढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, और जब तक इसकी वैल्यू म्यू एस एम जी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुँच गई तब तक मेरी टेंशन जीरो है। जैसे ही मेरी फोर्स म्यू एस एम जी से आगे बढ़ गई, माई टेंशन विल बी टी इज इक्वल टू दिस, टी इज इक्वल टू एफ माइनस, सॉरी दिस टी एफ इज इक्वल टू एफ प्लस टी, टी आ गई मेरी एफ माइनस म्यू एम जी। ठीक है, दिस इज़ माई फ्रिक्शन, दिस इज़ माई टेंशन। जब तक मेरा एफ़ की वैल्यू मेरी म्यू एम जी से कम है, सो माई टेंशन विल बी जीरो। जैसे एफ़ की वैल्यू म्यू एम जी से बढ़नी शुरू हो गई, सो दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ टेंशन, टी इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू एस एम जी, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर मेरी पी फोर्स, ये ब्लॉक है, इस पर यहाँ पे मैं एट सम एंगल एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो मेरे को दे रखा है अगर केस वन है, अगर उसका वैल्यू पी है तो ये स्टेशनरी है ब्लॉक। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टेशनरी मतलब कि इट इज़ इम्पेंडिंग मोशन है, बिल्कुल वर्ज ऑफ मोशन पे है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो इस पर जो ये फॉरवर्ड पुश आएगा ड्राइविंग फोर्स, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स स्टैटिक लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट्स सेइंग इन केस वन। और दूसरे में कह रहा है अगर मैं इसकी वैल्यू को 2p कर दूँ तो देन इन दैट केस इट इज स्टार्टेड एक्सीलरेटिंग, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट एक्सीलरेशन। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे मेरा ये मैंने फोर्स यहाँ पे लगाई, इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू रिड्यूस डाउन टेंशन। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जो टेंशन, यहाँ पे जो पहले नॉर्मल था मेरा पुशिंग था mg था, अब ये हो गई mg माइनस p/2, p/√2। सो यहाँ पे नॉर्मल मेरा कम कर देगा बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इसका फोर्स का p√2, इट इज़ माई ड्राइविंग फोर्स, एंड दिस ड्राइविंग फोर्स is almost because it is just on the verge of moving, that is equal to my friction. Friction is mu mg, so mu n is my friction, so this is my driving force p√2, p cos 45, p/√2 mu sn on the verge of motion है, तो mu sn I'll just put it here। n की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी, n की वैल्यू is my mg minus p√2, I put the value and I have got the value of p here। p की वैल्यू आ गई मेरी 25/√2। ठीक है, now मैंने p को 2p कर दिया, so that means it is started moving in this direction with acceleration, so I have to find out this acceleration, we have to apply the Newton's second law now। so यहाँ पे हो जाएगा p की वैल्यू 2 हो गया, 2p हो गया, so 2p का यहाँ पे कंपोनेंट आ गया 2p cos 45 डिग्री, so 2p cos 45 डिग्री माइनस म्यू के, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी मेरी, नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट स्टार्टेड मूविंग। ब्लॉक अब मूव करना शुरू हो गया, तो यहाँ पे आ गई म्यू के इंटू एन, कितना पुश कर रहा है मेरा ब्लॉक सरफेस पे, दैट इज ऑल्सो इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी, दिस एन की वैल्यू क्या होगी mg माइनस 2p साइन 45 डिग्री। ठीक है, p की जगह 2p हो जाएगा साइन 45, दैट इज इक्वल टू माई ma। ठीक है, यहाँ से आई विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे को p पता है, p फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट इट, म्यू के पता है, n की वैल्यू फ्रॉम हेयर वी कैन गॉट इट, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हेयर, राइट। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वी हैव 1 or 2 क्वेश्चंस लेफ्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू गो फर्दर इनटू द फ्रिक्शन, तो और थोड़ा फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर सम मोर स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके साथ साथ हम लोग को क्वेश्चन देख लेंगे, बट इन दिस लेक्चर विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी हमने देखा कि एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है ऑन द रफ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे को दे रखा है 0.5, और एक फोर्स लगी है मेरे पे F यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0। ठीक है, और ये 37 डिग्री पे है, तो मेरे को पहले ही बताना है कि ब्लॉक इज़ गोइंग टू लिफ्ट फर्स्ट और स्लाइड फर्स्ट। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पे, एक F sin 37 और एक F cos 37। सो यहाँ पे जो F sin 37 है दैट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग दिस एन ना, बिकॉज अगर F sin 37 की वैल्यू इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू mg हो गया, तो n की वैल्यू 0 हो गई, तो ये लिफ्ट कर जाएगा। जैसे जैसे मैं F बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा है यहाँ पे F इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, F बढ़ रहा है, F sin 37 मेरा कांस्टेंट है, F की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है ना, F की वैल्यू जैसे जैसे मेरी बढ़ती जा रही है यहाँ पे F की वैल्यू, सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो mg की वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगा, सो एट दैट पॉइंट आई कैन से n विल गेट 0 एंड इट विल लिफ्ट, द ब्लॉक विल लिफ्ट। या तो ये वाला पॉइंट पहले आएगा, या दूसरा कह रहा है कि F cos थीटा की वैल्यू मेरी बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज़ माई F इज़ माई द स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर ये F cos थीटा विल गेट मोर देन, जैसे जैसे F बढ़ता जा रहा है, तो F cos थीटा एक पॉइंट पे ऐसे हो गया विच विल गेट F cos थीटा, F cos 37 डिग्री
at some point will get more than or equal to एफ एस मैक्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ज़्यादा हो जाएगा इस पॉइंट के बाद ये फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा. वी कैन से इट स्टार्टेड स्लाइडिंग. और दूसरा केस क्या होगा मेरा, एफ साइन 37 डिग्री जब मेरा ग्रेटर देन एन हो जाएगा, जब मेरा ग्रेटर देन मेरा एम जी हो जाएगा. ठीक है, जब ग्रेटर देन एम जी हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट इसका, आई कैन से नॉर्मल विल गेट जीरो एंड इट स्टार्टेड लिफ्टिंग अप. सो वी जस्ट हैव टू सी दिस थिंग ओनली कि कौन पहले करेगा, which one is going to see. We have to see whether the lifting will happen first or the sliding will happen first. So vertical lift देखते हैं पहले. So vertical lift में f sin theta plus n should be, so ये f sin theta plus n should be greater than mg for the condition of lifting is n is equal to 0. So that means this f sin theta should be this f lift, मतलब at this f the lifting will happen. So f lifting will happen, that means n is equal to 0. So f की जगह मैंने f lift हो गया because n gets 0 at this point at this force. So f lift is greater than mg by sin theta, sin 37 नीचे आ गया, mg by sin 37. So f lift is equal to 500 by 3. ये वैल्यू आ गई मेरी f lift की 500 by 3. ठीक है, 10 kg का ब्लॉक है. हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग देखते हैं. हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग कब होगी, व्हेन f cos 37 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माई लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, म्यू एस इंटू एन. एन की वैल्यू क्या है मेरी, एन की वैल्यू है मेरी एम जी माइनस एफ साइन 37 डिग्री. ठीक है, नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ एम जी एफ साइन 30, एफ की वैल्यू को मैं जस्ट ब्रिंग द वैल्यू ऑफ एफ हेयर. ठीक है, इन दोनों को साइन कॉस 37 प्लस म्यू एस साइन 37 को ऐड किया एंड ब्रिंग इट डाउन देयर, और यहाँ पे म्यू एस एम जी ये वैल्यू आ गई. सो एफ स्लाइड जो यहाँ पे मेरी एफ की वैल्यू आएगी दैट इज़ माई एफ स्लाइड. ठीक है, एडर में एफ स्लाइड, और वो आएगी मेरी इफ इट्स ग्रेटर देन 50 बाई 500 बाई 11. ठीक है, इफ इट्स ग्रेटर देन 500 बाई 11. सो इफ़ यू सी दैट यहाँ पे जो मेरी एफ लिफ्ट है दैट इज़ 500 बाई 3 और एफ स्लाइड है मेरी 500 बाई 11. सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज लेसर देन दिस वैल्यू. So f slide is less than f lift. So जैसे जैसे मैं gradually increase करता जा रहा हूँ, so obviously it will start sliding first and then it's going to lift. So पहले sliding start हो जाएगी इसकी. ठीक है, so the block will start sliding first and then it will lift. So that is what it's been asked in this question, right? Okay, so we'll take a quick review कि हमने क्या क्या देखा आज, और उसके बाद we'll wrap up this lecture. हम मिलेंगे next lecture में. We'll see a quick review हमने क्या क्या देख लिया. So in this lecture we have seen the friction, we have solved two major misconception के friction is always resistive and it always opposes the motion. No, friction never not opposes the motion. Friction always opposes the relative motion. ठीक है, that we have seen. And is the friction good or evil? Friction is neither good nor evil. Friction is always context dependent. In context it is talking. Lesser is also bad, more is also bad. So it is we have to optimize it. Okay. स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो हाउ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज चेंजिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड हाउ द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज चेंजिंग एंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन दैट वी हैव सीन. एंड वी हैव सीन द काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, वी हैव सीन द काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके अंदर देखा हमने काइनेटिक coefficient of kinetic friction, it is always less than 1, but there are certain cases, like for instance in the formula car we have seen the kinetic friction is greater, the coefficient of kinetic friction is greater than 1, and how they achieve it that we have seen. And then we have seen certain properties of friction, so that we have seen. So friction हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा, एक माइक्रो लेवल पे लेके गए इसको. पहले हमने देखी ये जो सरफेस पे एब्रेशंस है, बिकॉज ऑफ दिस द मोशन इज़ नॉट स्मूथ. और फिर हम और इसको फर्दर जूम इन करके गए इंटरमोलिकुलर लेवल पे. हमने देखा कि एट द इंटरमोलिकुलर लेवल देयर इज एन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल electromagnetic interaction is happening between atoms and molecules. Because of that there's a tendency to slip. Friction opposes the tendency to slip. ठीक है, फिर हमने दो क्वेश्चन के आंसर हमने देखा कि किस आंसर करे, गुड इज फ्रिक्शन गुड एंड बैड, और फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिंग मोशन, नो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. फिर हमने देखा फ्रिक्शन होती क्या है यहाँ पे, एंड वी हैव सीन सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन कि हाउ द what is the value of friction if it's on a rest. So how the static friction is taking the value, what is the value of maximum value of static friction, what is S and what is this N component in this, and how the N component is favoring into the friction we have seen, and how the value of F
how the value of static friction is coming in, what is the difference between static friction and what is the difference between limiting friction, ये हमने देखा. फिर हमने ग्राफ देखा कि as the force is increasing how our static friction and kinetic friction is coming in. और कुछ पॉइंट्स देखे हमने. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ friction is independent of velocity of object. Here we have seen the static friction, how it is self-adjusting in nature, changes its magnitude and direction. Mu k and mu s is depending on the surface. It is not depending on weight or normal. It is depending only on the surfaces of the contact. And then we have seen the direction of f. Direction of f देखी हमने, and it is relative to the surface. और हमने we have seen certain cases. Someone is climbing up, and what is the tension in this as the force is increasing. And one more question we have seen, and here in this question we have seen कि अगर force is going in this direction with some angle, so whether the block is going to lift first or slide first. ठीक है, so इतना हम लोगों ने देखा अभी. So we'll wrap up this lecture for today. अब next lecture में हम लोग मिलेंगे. Next lecture में we are going to study angle of repose, angle of friction. ठीक है, और फिर और cases देखेंगे हम लोग. We'll see some more cases along with more application of this friction. और उसके बाद जो हमारे एक दो क्वेश्चन और पेंडिंग रह गए, that is also we are going to see, right? So all right, thank you. We'll meet up in the next lecture.